एक हमारे भाई पूछ रहे हैं कि सर आई वाज ऑब्जर्विंग एलएनटी इन साइडवेज मूव फ्रॉम मेनी डेज but recently it has attempted to break out but was not able to close our previous swing high, hence did not go long. Can you analyze it please? अब कर तो दी आपने पूरी एनालिसिस कि वो साइडवेज थी और स्विंग हाई को उसने ब्रेक भी नहीं किया, तो फिर हम क्यों खरीदेंगे उसको? लेकिन आप कह रहे हो तो मैं भी चार्ट खोल के एक बार देख लेता हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। ये जो आप देखिए कि एलएनटी ने यहाँ पर एक ये साइडवेज मूव में चल रही है इतने दिन से इस रेंज के अंदर, ऑलमोस्ट 2 महीने से, और अभी भी इस रेंज के बाहर जाने में नाकामयाब रही है। तो अगर ये इसके बाहर क्लोज होके क्लियर कैंडल बनाने लगती है तब इसका 1100 तक जाने का चांस है, अदरवाइज तो वो इसके अंदर स्ट्रगल ही कर रही है। अभी इसके अंदर मुझे लॉन्ग होने का कोई वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई लॉन्ग होता भी है तो उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है और उसके बाद एक एक्सप्लोसिव मूव दिखाया है, ये लेवल है 945 का। तो अगर ये 945 के नीचे आता है तो फिर इसमें से बाहर आ जाइएगा। अगर किसी ने इस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव मूव को देखते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसका स्टॉप लॉस 945 का रहना चाहिए। सर इसी चार्ट में जो आरएसआई है उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन से थोड़ा हाई जाता हुआ दिख रहा है। दिख तो रहा है लेकिन गया नहीं, और अगर चला भी जाता तो ट्रेड तो हमने प्राइस करना है ना, इंडिकेटर तो हमको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन एंट्री तो हम अपने प्राइस के हिसाब से कर रहे हैं ना। अब इस चार्ट के अंदर एक पॉजिटिव बात यह है कि अगर मैं इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो लाइन चार्ट में ये एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि आप ये देखो कि क्लोजिंग बेसिस पे पहले 968 का एक लेवल था जो कि स्टॉक 968 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा था, तो ये 968 के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ और आरएसआई भी हल्की से इसके ऊपर क्लोज हुई, लेकिन कैंडलस्टिक वाली रेंज से बाहर नहीं निकल पाई। इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिक स्टॉप लॉस आपको बताया है कि 945 का ख्याल रखिए। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाने का मन है तो 945 के नीचे आने पे बाहर आ जाइए। ओके, और बताइए। Can you have a look at Tata Consumers and Asian Paints? टाटा कंज्यूमर। आप बाकी लोग जो है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी क्वेरीज। मैं कोशिश करूंगा कि जाने से पहले चैट बॉक्स की सारी क्वेरीज में आंसर करके जाऊं। देखिए ये जो चार्ट है टाटा कंज्यूमर का, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, और ऑल टाइम हाई पे जब कोई चार्ट जाता है तो हमारे पास फिबोनाची नंबर्स के अलावा कोई और तरीका नहीं होता उसकी प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन देखने का। तो इस पर अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाऊं तो उससे क्या लेवल आते हैं वो मैं बताता हूं अभी। आप ये देखिए इसका एक लेवल आया था 528 का, और उसके बाद 528 से ऊपर जब ये चला गया तो अगला लेवल जो हमको मिलता है वो 602 का मिलता है। तो ये जो भी लेवल आपको मैं बता रहा हूं, इस लेवल पे चार्ट ने, डेटा ने हिस्टोरिकली कभी ट्रेड नहीं किया है। ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल बेस्ड लेवल्स हैं। पहला लेवल था 528 का और दूसरा है 602 का। एक तो बात हो गई ये। अब दूसरी बात ये है कि भाई इसको अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख लगाना चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 509 पे होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए ये यहाँ पर आके एक बार ठिठका और उसके बाद ऊपर भागा, तो इस ठिठकन का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 509 है। तो 602 का टारगेट और 509 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये दो बातें इसमें सामने उभर के आ रही हैं। अगर ये इसको 509 को तोड़ता है तो फिर इसकी अगली सपोर्ट जो है वो 450 या 440 के आसपास आ रही है। तो ये तो हो गया टाटा कंज्यूमर। दूसरा क्या बोला था आपने? एशियन पेंट्स।
एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट जो है वो पुराने रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे आके अटक रहा है बार बार, और पिछली बार आप ये देखिए यहाँ पे प्राइस आके रिजेक्ट हुआ था 813 पे, और 813 से लेके 864 इन दो लेवल्स पे इसका एक सप्लाई जोन है। और प्राइस जो है आप ये देखिए पिछले 5 दिन से इसी लेवल के बीच में आके रिजेक्ट हो रहा है। तो नीचे में आप इस स्विंग का लो पकड़ लीजिए जहां से ये चला है, अभी 1700 का लेवल था मोटा मोटी। तो 1700 से इसने एक चाल तो पकड़ी है और हायर हाई बनाना शुरू किया है, लेकिन इसके पास इसका कुछ और अटकने का मुझे चांस लग रहा है। 865 तक ये अभी अटकेगा 2-4-5 दिन और, उसके बाद ही ऊपर की चाल आएगी। क्योंकि आप यहाँ देखिए आरएसआई में भी ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से या 1.5 साल से आरएसआई भी इस लेवल के ऊपर जाने में नाकामयाब रही है। ये लेवल इसने सबसे पहले दिसंबर 2019 में बनाया था आरएसआई में। तो ये एक ब्रेकआउट की वर्ज पे है, लेकिन इसको आप एक्यूमुलेशन मान के चलिएगा। अभी ये ब्रेकआउट देने के बाद भागेगा, जोर से ट्रेंडिंग मूव देगा, पर यहाँ पर ये आपको अगले 10-15 दिन भी परेशान कर सकता है। यहाँ पे अटकेगा ये लंबा, क्योंकि ये पुराना अगर यहाँ से भी आप देखो तो भी एक रेजिस्टेंस जोन ही बनता चला आ रहा है। तो यहाँ पे इसका काफी अटकने का चांस है, लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो वो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। और वो आप ये मान के चलो कि ये इसने लो बनाया यहाँ 1400 से लेके 1900-500 पॉइंट, तो ये 2500 रुपए तक चला जाएगा जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा। तो ये तो बात हो गई हमारी एशियन पेंट की। राजू मंडल जी पूछ रहे हैं कि सर एट प्रेजेंट द मार्केट कंडीशंस आर वोलेटाइल, व्हाट इज द आइडियल लेवल ऑफ कैश वन शुड मेंटेन इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस परसेंटेज वाइज। ये सब किताबी बातें हैं, हर एक आदमी का कंफर्ट लेवल अलग अलग होता है। कोई मेरे विचार से तो ज्यादातर जो समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई 40% तो कैश हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन अभी इस वक्त हाल फिलहाल में अगर आप अपना 25 से 30% स्टॉक जो प्रॉफिट में है वो बुक कर लें और मिनिमम 30% कैश में आ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मनिंदर सिंह पूछ रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल भी देख लेते हैं। पिछली बार भी बताया था मैंने भारती एयरटेल का। देखिए पिछली बार मैंने ये बोला था कि भारती एयरटेल नीचे से इस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा था बार बार, और मैंने ये कहा था कि जब तक ये इसके ऊपर, ये लेवल था 580, जब तक 580 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर लॉन्ग का चांस कम है। और ये यहाँ पे एक तरीके की कंसोलिडेशन ही है। लेकिन बात वही आती है घूम फिर के कि हम लोग ना जो ट्रेंडिंग स्टॉक हैं उनको देखकर ये सोचते हैं कि ये तो चल लिया, ये तो चल लिया, ये अब और कितना चलेगा। और जो स्टॉक उलझे हुए होते हैं, एसबीआई जैसा, एचडीएफसी जैसा या भारती एयरटेल जैसा, ये सोचते हैं कि भाई इसकी बारी है और इसकी बारी आएगी तो मैं इसको, इसकी बॉटम फिशिंग कर लूंगा या इसको इतने अच्छे लेवल पे चल पकड़ के रखूंगा। लेकिन अब आप देखियो बाजार कमजोर हुआ है तो फिर ये अपने इस लेवल को ऑलमोस्ट तोड़ने की तैयारी में है, और एक बार इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा 475 पे। तो कोशिश ये कीजिए कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उनके अंदर रहिए, उन्हीं के अंदर पुल बैक की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी उनमें मिलेंगी, इंट्राडे भी मिलेगी, इंट्रा वीक भी मिलेगी। ये सब स्टॉक्स जो हैं वो कहने सुनने को अच्छे हैं, लेकिन ये कब चलेंगे, इनके थ्रेशोल्ड्स हम देख सकते हैं, इनकी रेंज हम देख सकते हैं। अब भारती एयरटेल है या फाइनेंशियल सेक्टर है या एल&टी है, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अब नहीं चले तो भाई अब नहीं चले, किसको जाके हम कुछ कह सकते हैं। तो जो चल रहे हो स्टॉक, ट्रेंडिंग स्टॉक है, उन पे ध्यान दीजिए।
भारती एयरटेल 580 से पहले मत खरीदिएगा, क्योंकि आप ये देखिए जो 580 वाली कैंडल है, इस कैंडल पे आप देखो कितनी ज्यादा वॉल्यूम में सेलिंग आई थी। तो उतनी वॉल्यूम में बाइंग नीचे से कभी आएगी या किसी लेवल पे सपोर्ट लेगा तब बनेगी बात। अभी तो ये मुझे इसके अंदर कोई मजबूती नजर नहीं आ रही। How often should we check call put data for intraday trading and for swing और mid term trading? देखो swing और mid term trading के लिए तो देखने की जरूरत नहीं है, और पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपको उसकी जो पुट कॉल डेटा है वो इतना डायनामिक है, पर्टिकुलरली जैसे जैसे आप अब वीकली एक्सपायरी हो गई है, हर वीकली एक्सपायरी पे आते आते वेंसडे और थर्सडे को तो आपको उसको कॉन्स्टेंटली ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे आप प्राइस ऑब्जर्व करते हो उतना ही कॉन्स्टेंटली उस डेटा को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा होता है कि भाई एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपने प्राइस पे स्विंग बेस्ड हाई और लो को लगा के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, लेकिन डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेटा उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको कॉन्टिन्यूसली ही देखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वेंसडे और थर्सडे को इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो। स्विंग बेस्ड में अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हैं तो उसकी इतनी रेलिवेंस नहीं है, तब आपको ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शंस का तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फ्यूचर्स का देखिए कि भाई फ्यूचर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, वो आपको उस एक्सपायरी से रिलेटेड पोजीशंस लॉन्ग हो रही हैं या शॉर्ट हो रही हैं या शॉर्ट कवरिंग हो रही है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, वो फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट डेटा से पता चलेगा ज्यादा, क्योंकि कॉल पुट में ऑप्शंस में स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा लिक्विड नहीं होते, तो वो डेटा उतना रिलायबल नहीं होता। ऑप्शंस डेटा जो है वो इंडेक्स के लिए इन जनरल और निफ्टी के लिए इन पर्टिकुलर ज्यादा यूजफुल होता है। और बताएं, एक आध सवाल और ले सकता हूं मैं, 5 मिनट का टाइम है। BBTC, can you just check once? क्या बोला आपने? BBTC, बजाज BBTC, Bombay Burma Trading Corporation. बीबीटीसी। बीबीटीसी में आप देखो, ये इसने जो ये एक्सप्लोसिव मूव बनाया है, इस एक्सप्लोसिव मूव के पास का जो स्विंग लो है वो 1313 था, तो वो 1313 ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक 1313 सेफ है तब तक आप भी सेफ हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी इसने मोमेंटम में तो ऐसी कोई कमी नजर आ नहीं रही है मुझे तो। और ये यहाँ से भी ना, आप ये देखो, ये पुराना वीकली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस था 1440 का, और कल ये बंद हुआ है 1455 पे, तो वीकली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट सा देता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आप ना इसको इसको अभी मैं बेचना या पार्ट बुकिंग भी वो रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप नीचे ये 1160 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उससे पहले कोई भी डिप आए तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये यहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है कि एक आधा डिप लेके ये यहाँ तक आए, लेकिन वहां वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो बीबीटीसी में बाई ऑन डिप्स की रणनीति कंटिन्यू कीजिए, ये अच्छा स्टॉक मुझे चलता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। आरएसआई में भी इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया है और वॉल्यूम भी अच्छी दिखा रहा है, तो बाई ऑन डिप्स है ये स्टॉक, आप खरीदिए इस स्टॉक को, और जब भी अगर इसके अंदर डिप आए तो। अगला स्टॉक पूछा था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अटक रहा है यहाँ पर आकर, और अब रेंज बाउंड हो गया है, तो अब आप ये मान के चलिए कि ये 3100 और ऊपर में 3550, अब ये इस रेंज में ही चलेगा। 3100 तोड़ने लगे तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है,
3100 के ऊपर है तो अभी ठीक लग रहा है, हालांकि नीचे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ इसने RSI के अंदर एक थकावट दिखा दी है और RSI में इसने एक ब्रेकडाउन भी देने की तैयारी में है। तो बजाज फाइनेंस मुझे कुछ कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं BBTC वाले लेवल वाले कैटेगरी में नहीं रखूंगा। अगर आप इसमें हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें। ये मुझे RSI के बेसिस पे इसमें कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप लेवल की बात करें तो वो कमजोरी जो है 3100 के नीचे कंफर्म हो जाएगी। 3100 पे के ऊपर में अगर आप इसमें बने रहना चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन RSI इसमें कमजोरी दिखा रहा है। Sir, if you can Nifty monthly one. Nifty monthly is not going to guide you much until and unless you understand Nifty weekly, as I have said. I just wanted to highlight that the March month candle high we are unable to take out in the last week, also in the week prior to this week. So are you considering March week highs as March month highs as a very safe resistance, because there is also one trend line that is meeting the highs and we are unable to take that out. Do you think we can go into a First of all, I want to tell you that monthly chart should be seen only at the end of the month. There is no point in looking at a monthly chart or looking at a monthly candle before month end. That is why when I am discussing any technical analysis on weekend, I remain limited to weekly chart, and when I take the seminar at the month end, I come to the monthly chart. अभी इस वक्त अगस्त के महीने के आखिर में क्या होगा वो हमको 31 अगस्त की कैंडल से पता चलेगा। उसके बारे में स्पेकुलेट करके कुछ नहीं होने वाला। So I would advise you to remain limited to weekly chart till the month closes and we have a clear idea of the monthly candle. So I would resist myself from making any comment on monthly chart in the middle of the candle, in the middle of the month. ठीक है? तो I'll take leave of you and I would request you to spend more and more time, practice more and more on the charts so that our interactions become more useful and more fruitful for all of us. Have a good time, have a good weekend. Happy Independence Day to all of you. Thank you very much for everything.